नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। दोस्तों, आज हम प्रथम वर्ष कला वैकल्पिक हिंदी प्रश्नपत्र 1A के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकेतर पाठ्यक्रम पर आधारित समूह चर्चा इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 2019-20 से प्रथम वर्ष कला वैकल्पिक हिंदी पाठ्यक्रम की पुनर्रचना की गई है। इस पुनर्रचित पाठ्यक्रम के अंतर्गत 3 इकाइयाँ दी गई है। पहली इकाई में हमें 5 कविताओं का अध्ययन करना है। दूसरी इकाई में 5 गद्य साहित्य अर्थात कहानियों का अध्ययन करना है तथा तीसरी इकाई के अंतर्गत हमें समूह चर्चा, संवाद कौशल, सूत्र संचालन, इन 3 घटकों के साथ कंप्यूटर से संबंधित हिंदी सॉफ्टवेयर का परिचय, हिंदी या इंटरनेट की जानकारी, यूनिकोड की जानकारी, इन 3 मुद्दों का अध्ययन करना है। तो इन्हीं से अंतर्गत आज का हमारा विषय है समूह चर्चा। सबसे पहले ये समूह चर्चा का स्वरूप क्या है उसे समझते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, आज अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां या विभिन्न प्रकार के उपक्रमों का समावेश किया जा रहा है। आज इसी परिस्थिति में अगर हम देखेंगे तो अध्ययन अध्यापन के दृष्टिकोण से ये एक अत्यंत प्रभावी उपक्रम आज निर्माण हुआ है। और केवल अध्ययन या अध्यापन की दृष्टि से ही नहीं, आज हम जानते हैं कि जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में हमें समूह चर्चा करनी पड़ती है या समूह चर्चा का उपयोग करना पड़ता है। और इसी कारण जीवन के नानाविध क्षेत्रों में ये एक महत्वपूर्ण घटक या एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जा सकता है। अब समूह चर्चा का स्वरूप क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं, सामान्यतः इस चर्चा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो अनेक लोग हैं, इनका विभाजन हम विभिन्न प्रकार के समूहों में करते हैं। इनका विभाजन हम समूह में करते हैं। अब इसमें 2 समूह हो सकते हैं या 2 से अधिक भी समूह हो सकते हैं। कम से कम 2 समूह होने आवश्यक होते हैं। अब इन समूहों में प्रत्येक व्यक्ति को सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारी उठाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सामूहिक रूप से अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो समूह चर्चा का जो मूल लक्ष्य है वह असफल हो सकता है। क्योंकि इसका एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि समूह में काम करना, लेकिन व्यक्तिगत रूप से काम करना एक अलग चीज है। लेकिन आप अपनी मर्जी से अपने व्यक्तिगत रूप से काम कर सकते हैं, लेकिन जब वही बात एक समूह के भीतर, एक समाज के भीतर काम करने की आती है, तब हमारी जिम्मेदारी बदल जाती है। क्योंकि जब मैं अपना काम व्यक्तिगत रूप से करता हूँ तब मैं वहाँ सर्वे सर्वा हूँ, तब मैं वहाँ उसका प्रमुख हूँ, मैं अपनी मर्जी से अपना काम कैसे भी कर सकता हूँ। लेकिन यही काम अगर मैं किसी समूह में रहकर करता हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं मेरे समूह के अन्य लोगों को साथ लेकर चलूं, उनकी भावनाएं, उनके विचार या उनकी सोच, इनको भी महत्व दूं। क्योंकि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के विचार नहीं है, समूह के विचारों का महत्व होता है। और हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का, अपनी पद्धति से विचार व्यक्त करने का स्वातंत्र्य होता है। और यही बात समूह चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसी सामाजिक बात को शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है और विभिन्न विषयों पर हम छात्रों के समूह बनाकर उनमें चर्चा करवा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो किसी एक विषय का निर्धारण करना पड़ेगा। फिर इस विषय के अनुसार हमें उपमुद्दों में उस विषय का विभाजन करना पड़ेगा। फिर किसी विषय का विभिन्न प्रकार के उपमुद्दों में विभाजन करने के बाद हमें छात्रों के समूह बनाने पड़ेंगे। इसमें 2 या 2 से अधिक समूह हो सकते हैं। तो छात्रों की संख्या के अनुसार ये समूह बनाने पड़ेंगे और संख्या के अनुसार
समूह बनाकर, सामान्यतः एक बात इसमें ये भी देखनी पड़ती है कि समूह ज़्यादा बड़े या ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। एक व्यवस्थित रूप से समूह बनना जरूरी है ताकि समूह में से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिल सके। फिर जो मुद्दे हमने लिए गए हैं उन मुद्दों का विभाजन हमें समूह के अनुसार करना है। समूह में भी किसी एक मुद्दे को किस तरह से स्पष्ट करना है, उसके जो उप पहलू है या उसके जो उपमुद्दे हैं उसको समूह के विभिन्न जो घटक है या विभिन्न जो समूह के अलग अलग व्यक्ति है उसमें उनको विभाजित करना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात को व्यवस्थित रूप से व्यक्त करना है। साथ ही अगर कोई किसी बात को ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहा है तो उसकी बात को भी स्पष्ट करना है, लेकिन किसी को दबाना नहीं है या किसकी बात को दबाना नहीं है या किसी का समय लेना नहीं है। अपना या किसी एक व्यक्ति को जितना समय दिया गया है उसी समय के अनुसार उसे अपनी बात बोलनी है। मतलब इसका लाभ ये हो सकता है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम इसका उपयोग करते हैं तो सभी छात्रों में अपनी अपनी जिम्मेदारी का पालन करना, साथ ही दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना, दूसरों के विचारों का ध्यान रखना और एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक साथ काम करने की जो प्रवृत्ति है जिससे हम जो एकात्मता की बात करते हैं वह इस माध्यम से निर्माण हो सकती है। और इसी कारण आज शिक्षा के क्षेत्र में ये उपक्रम, ये साधन आज काफी महत्व रखता है। दूसरी बात, इससे छात्रों में आत्मविश्वास निर्माण होता है, क्योंकि जब छात्र किसी विषय का अध्ययन करते हैं और उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उनका अध्ययन, क्योंकि अगर मौखिक रूप से या पुराने व्याख्यान पद्धति से हम देखें तो केवल अध्यापक बोलते चले जाते हैं, छात्र सुनते हैं, कुछ बातें मन में रखते हैं, कुछ बातें छूट भी जाती है। ऐसी परिस्थिति में अध्ययन एकांगी हो जाता है। लेकिन यही जब बात समूह चर्चा के अंतर्गत आती है तो अध्यापक को केवल निरीक्षक की भूमिका करनी है, उसे केवल निरीक्षण परीक्षण करना है और छात्रों को रास्ता दिखाना है। प्रत्यक्ष काम छात्रों को करना है। इससे क्या होगा, प्रत्येक काम का अनुभव उन्हें प्राप्त होगा। साथ ही अगर वे इस काम में सफल होते हैं तो काम करने के प्रति एक आत्मविश्वास की जो भावना है वह उनमें निर्माण होती है और यही आत्मविश्वास उन्हें आने वाले जीवन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही सभी छात्र जो एक समूह बनता है तो उस समूह में जितने भी सदस्य हैं वे सभी एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। उससे एक दूसरे में विचारों का आदान प्रदान बढ़ता है। एक दूसरे के विचार, एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की शैली या एक दूसरे की प्रकृति, इनसे परिचय प्राप्त होता है। इससे आगे जाकर भी भविष्य में एकात्मता निर्माण होने की संभावना अधिक बढ़ सकती है। और यही कारण है कि आज समूह चर्चा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल के रूप में विकसित हो रहा है। लेकिन जब हम कोई समूह चर्चा का आयोजन करते हैं तब कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है और अब हम ऐसी बातों को देखेंगे कि जो समूह चर्चा में ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। वैसे बहुत सारी बातें हैं लेकिन उनमें से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें उन्हीं पर हम विचार करेंगे। सबसे पहली बात है सामूहिक चर्चा के लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम। मतलब जब हम समूह चर्चा करते हैं तो उस चर्चा का लक्ष्य क्या है, उसका अपेक्षित परिणाम क्या है, इस बात को ध्यान में रखकर चर्चा करना बहुत जरूरी है। अगर अपेक्षित परिणाम या लक्ष्य ध्यान में नहीं है, मंजिल जाना कहाँ नहीं है और निकल पड़े तो फिर कहीं भी पहुंच जाएंगे, कोई मार्ग ही नहीं ना। तो सबसे पहले हमें जाना क्या है, हमें क्या प्राप्त करना है, क्या साध्य करना है, वह लक्ष्य तय करना है। अपेक्षित क्या परिणाम साध्य करने वह तय करना है और उसके बाद हमें चर्चा करनी है। तब चर्चा एक विशिष्ट दिशा से आगे बढ़ती है और एक विशिष्ट परिणाम तक पहुंच सकती है, वरना हम रास्ते में भटक सकते हैं, है ना, सही परिणाम तक पहुंच नहीं सकते हैं। और इसीलिए अपेक्षित परिणाम या लक्ष्य को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि आपको चर्चा के लिए जो आवंटित विषय दिया गया है और जो समय दिया गया है उसका ध्यान रखना, क्योंकि समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चर्चा के लिए एक निश्चित समय तय किया गया है तो आपको अपनी बात उसी समय में व्यक्त करनी है। एक समूह के लिए, समूह में भी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात
अपनी प्रतिक्रिया, अपना सारांश आपको दिए गए समय में ही व्यक्त करने हैं, अधिक समय नहीं लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि शायद किसी दूसरे का मुद्दा ठीक तरह से समय न होने के कारण वह स्पष्ट न कर पाए, इससे चर्चा अधूरी रह सकती है। इसी हेतु कम से कम शब्दों में अपनी बात को कैसे व्यक्त करना है, अपनी प्रतिक्रिया को कैसे व्यक्त करना है, ये यहाँ पर ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है समूह तैयार करना या समूह कैसे बनाना है। तो समूह बनाते समय जैसे हमने शुरुआत में देखा कि समूह ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, समूह ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, मतलब एक समूह में कितने छात्र हो, अब इसका कोई ऐसी विधि विधान तो नहीं है, इसका कोई ऐसा नियम तो नहीं है, लेकिन सामान्यतः हम विषय के अनुसार छात्रों का समूह बना सकते हैं। और इस बात का ध्यान में रखना है कि दिए गए निश्चित समयावधि के दौरान प्रत्येक छात्र को बोलने का अवसर मिल जाए। अब इसके लिए कोई निश्चित मापदंड तो नहीं बनाए जा सकते, लेकिन कुछ ऐसे नियम हम तैयार कर सकते, कुछ ऐसे मापदंड हम तैयार कर सकते जिसके आधार पर हम समूह बना सकते हैं। खास करके जिस प्रकार के विचारों में जिन छात्रों को रुचि है, छात्रों की रुचि के अनुसार अगर समूह बनाएंगे तो छात्र अपना काम अधिक अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए छात्रों की रुचि को ध्यान में रखकर उनका समूह में वर्गीकरण करना, उनको 2 समूह बनाना, इतना ही नहीं छात्रों को अपनी बात रखने के लिए एक विशिष्ट समय दे देना, ये सारी बातें भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। चौथी बात है समूह का संगठन, क्योंकि प्रत्यक्ष काम केवल समूह बनाकर काम नहीं चलता। प्रत्यक्ष जब अगर किसी बात को सफल होना है, किसी बात को हमें स्तरीय बनाना है, काम व्यवस्थित रूप से संपन्न कराना है, तो समूह का एक व्यवस्थित संगठन करना जरूरी है। इसमें प्रत्येक जो समूह का सदस्य है उसे अपनी भूमिका बताना कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, ये सारी बातें जरूरी है। साथ ही उन्हें जो आवश्यक सामग्री आवश्यक है उन्हें वह जमा करवाना, उसके लिए सहयोग देना और इन सब के माध्यम से एक अच्छा समूह तैयार करना जो अपनी बात को सही रूप से व्यक्त कर सके, इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और 5वीं बात है चर्चा के पहले की समुचित तैयारी करना, क्योंकि कोई भी बात जैसे हम कहते हैं कि विशिष्ट तैयारी के बिना या व्यवस्थित तैयारी के बिना सफलता तक नहीं पहुंचती। और चर्चा भी अगर सफल करनी है, हमें अपने मुद्दे स्पष्ट रूप से सामने लाने हैं, तो उसकी सुव्यवस्थित तैयारी करवाना बहुत ज़रूरी है। चर्चा से पहले भी सारी सजावट, सारा काम वगैरह ये सारी तैयारी आप छात्रों से करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे समूह चर्चा का आयोजन कैसे किया जाता है, कैसे समूह सारी जो विशिष्ट प्रक्रिया है वो चलती है, ये सारी बातें छात्रों को अच्छी तरह से पता चल पाएगी और वे इस प्रक्रिया का उपयोग अपने अध्यापन में, अपने अध्ययन में आगे जाकर कर सकेंगे। तो ये 4-5 बातें, जिसमें सबसे पहले चर्चा का लक्ष्य और परिणाम, दूसरा आवंटित समय, तीसरा समूह का वर्गीकरण, चौथा समूह का व्यवस्थित संगठन और 5वां समुचित पूर्व तैयारी। इन 4-5 बातों को ध्यान में रखना समूह चर्चा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अब इसमें तीसरा मुद्दा है समूह चर्चा के आवश्यक अंग। अब जैसा कि हम जानते हैं कोई भी कार्य समुचित रूप से संपन्न करना है तो उसके कुछ अंग होते हैं। किसी भी बात को प्रभावी बनाना है तो उसके कुछ अंग होते हैं, उसकी प्रक्रिया एक विशिष्ट पद्धति से होती है और इसी कारण समूह चर्चा में भी इन अंगों का ध्यान में रखना बहुत आवश्यक माना जाता है। समूह चर्चा के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार के अंग बताए जाते हैं। इनमें से ये 8 अंग समूह चर्चा के लिए आवश्यक है, जिसमें पहला है प्रस्तुतिकरण, दूसरा है समस्या का हल निकालना, तीसरा है विश्लेषण करना, चौथा शिल्पकृति का उत्पाद या सृजन करना, 5वां विभिन्न प्रकार के काम करना, छठा परिचर्चा, 7वां समूह संगठन और 8वां है समूह प्रबंधन। अब इन 8 अंगों का संक्षेप में अगर हम परिचय देखें तो सबसे पहला अंग है प्रस्तुतिकरण। तो छात्रों को अपनी बात का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करना है ये थोड़ा सा समझ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसा कि हम जानते हैं शायद हो सकता है कि उनमें से कुछ छात्र इस बारे में पहले से पता भी हो, लेकिन कुछ छात्रों को समूह चर्चा या इस प्रकार के जो उपक्रम है इनकी जानकारी ठीक तरह से न हो, इसलिए प्रस्तुतिकरण को व्यवस्थित रूप देना बहुत ज़रूरी है।
दूसरी बात यह है कि प्रस्तुतिकरण में किसी बात की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। अगर एक ही बात दोबारा दो दो तीन तीन छात्र कहने लगे तो फिर वही विषय वही बात श्रोताओं को बार बार सुननी पड़ेगी। दूसरी बात, और जो मूल विषय है या जो अन्य बातें हैं वो अनदेखी रह जाएगी, वो पीछे रह जाएगी और एक ही बात बार बार भी सामने आएगी। इससे चर्चा रोचक नहीं होगी, इससे प्रस्तुतिकरण आकर्षक नहीं होगा। अगर प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाना है तो बात की पुनरावृत्ति टालनी बहुत जरूरी है और प्रत्येक विषय को एक निश्चित समूह और एक निश्चित समय के साथ संपन्न करना, एक निश्चित समय में व्यक्त करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप प्रस्तुतिकरण के दृष्टि से कुछ आवश्यक मापदंड तैयार कर सकते हैं, कुछ आवश्यक विषय तैयार कर सकते हैं और इस माध्यम से आप आपका अपना प्रेजेंटेशन, अपना प्रस्तुतिकरण अधिक आकर्षक, अधिक प्रभावी बना सकते हैं। दूसरा अंग है समस्या का हल निकालना। समूह चर्चा का उद्देश्य होता है किसी भी समस्या का हल निकालने की कोशिश करना या किसी भी समस्या का हल निकालने की दृष्टि से प्रयत्न करना। अब हर चीज का हल निकलेगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम उसके लिए प्रयत्न करना तो जरूरी है। अगर कोई समस्या है, समझ लीजिए आतंकवाद जैसा विषय है, अब उसका कोई हल तो हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी चर्चा के माध्यम से कम छात्रों के विचारों द्वारा इस आतंकवाद से निपटने के लिए क्या हल हो सकते हैं, क्या उसके साधन हो सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार है, स्त्री भ्रूण हत्या है, सांप्रदायिकता है, ये ऐसे विषय है जो आज के ज्वलंत प्रश्न है जिन्हें कोई भी एक व्यक्ति या केवल चर्चा करके निपटाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उनके क्या क्या हल हो सकते हैं, क्या क्या उसके अलग अलग मार्ग हो सकते हैं जिनसे हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं, इन समस्याओं से लड़ सकते हैं। ये हल निकालने की कोशिश भी समूह चर्चा के माध्यम से करनी बहुत जरूरी है। हमें केवल व्यर्थ चर्चा नहीं करनी है, हमें केवल कुछ बोलना है इसलिए नहीं बोलना है, बल्कि उन समस्या से मार्ग निकालने की कोशिश करनी भी नितांत जरूरी है। तीसरा है विश्लेषण। समूह चर्चा में जो विषय, जो समस्या या जो भी मुद्दा हमने लिया है उसका समुचित विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। विश्लेषण करते समय जो विषय है उस विषय के विभिन्न कारण, उसके विभिन्न प्रकार के परिणाम आदि की चर्चा करना बहुत जरूरी है, उसकी एक भूमिका तैयार करना बहुत जरूरी है और इन सब के माध्यम से विषय को सुव्यवस्थित रूप से स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। चौथा अंग माना जाता है शिल्पकृति का उत्पाद या सृजन। अब प्रत्येक समूह चर्चा के अंतर्गत ये अंग तो नहीं हो सकता, लेकिन अनेक बार समूह चर्चा के माध्यम से हम एक अपना मॉडल तैयार कर सकते हैं, हम एक अपनी शिल्पकृति तैयार कर सकते हैं और इस शिल्पकृति का निर्माण करने के लिए उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना, उसके आधार पर एक विशिष्ट मूल्यांकन करना ये जरूरी है और ये मॉडल तैयार करने का काम भी समूह चर्चा में आवश्यक माना जाता है। पांचवा है विभिन्न प्रकार के काम। अब जब समूह में अनेक छात्र एक साथ काम करते हैं तो उस दौरान उन्हें विभिन्न प्रकार के काम करने पड़ते हैं और ये काम करने की आदत उनमें डालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि समूह चर्चा के अंतर्गत छात्रों को केवल अपनी बात को स्पष्ट करना है यही उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि चर्चा की सारी तैयारी करना, उसके लिए कुर्सी टेबल वगैरह सजाना, दोनों गुटों की बैठने की ठीक से व्यवस्था करना, परीक्षकों की व्यवस्था करना, श्रोताओं की व्यवस्था करना, अन्य सारी किताबें ढूंढना, किताबों से जानकारी इकट्ठा करना, या अन्य जो सारे काम हैं वह उन्हें करने हैं। साथ ही एक दूसरे को बोलने के लिए प्रेरित करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे से सहयोग लेना, ये सभी बातें भी छात्रों को एक साथ करनी है। मतलब छात्र को एक साथ अनेक काम करने, केवल बोलना नहीं है, उसके साथ साथ एक अनेक प्रकार की भूमिका है उसे वहां निभाना बहुत आवश्यक है और यही प्रवृत्ति समूह चर्चा के माध्यम से उसमें निर्माण करना ये चर्चा का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला है प्रत्यक्ष चर्चा या उसे हम परिचर्चा कह सकते हैं। समूह चर्चा करते समय हमें केवल दूसरे के मुद्दों को काटना है या उनके मुद्दों को गलत सिद्ध करना है, ऐसा नहीं है। हमें एक निष्कर्ष तक जरूर पहुंचना है, लेकिन उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एक समुचित चर्चा होना जरूरी
जरूरी है। अगर जोर शोर से हम केवल विरोधी बातें करने लगे, अगर किसी की बात को काटने लगे, कि बिना वजह के तर्क देने लगे, तो चर्चा सही दिशा में नहीं जा सकती। ऐसी परिस्थिति में चर्चा को एक सही दिशा में ले जाना और चर्चा के माध्यम से किसी भी समस्या को, किसी भी विषय को, किसी भी घटना या प्रसंग को, उसके विभिन्न पहलुओं को छात्रों के सामने लाना या छात्रों के समकक्ष लाना अत्यंत जरूरी होता है और इसीलिए यह सारा काम परिचर्चा में ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 7वां अंग है समूह का संगठन करना। मतलब समूह, अगर हम 6, 7, 8 लोगों का समूह बनाते, सामान्यतः 6 से 8 का समूह अच्छा समूह माना जाता है। 8 से अधिक का समूह तो वो थोड़ा बड़ा समूह बन जाता है, उसमें शायद किसी को बोलने का अधिक मौका न मिले। अगर बहुत छोटा 4, 5 या 2-3 लोगों का समूह है तो वो छोटा समूह बन जाता है, उसमें शायद किसी भी छात्र पर अधिक काम या अधिक भार पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में 6 से 8 लोगों का समूह जो है या 4 से 8 लोगों का समूह जो है वो अच्छा समूह माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में समूह में जितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को अपनी जिम्मेदारी देना और समूह का एक व्यवस्थित संगठन करना ये भी जरूरी है। और अंतिम है समूह प्रबंधन जिसे कहते हैं, जिसमें समूह का एक व्यवस्थित रूप से प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, व्यवस्थापन करना ये जरूरी है। मतलब कब किसने बोलना है, क्या मत व्यक्त करना है, कैसे व्यक्त करना है, दूसरे के मत को सहयोग कैसे देना है, सारी सूची जानकारी एकत्र कैसे प्राप्त करनी है, रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, अपने विचार कैसे व्यक्त करने, आपसी मतभेद विवाद आदि को भूलकर एक साथ काम कैसे करना है, ये सारी बातें प्रबंधन के अंतर्गत आती है। और ये सभी जो समूह चर्चा के प्रमुख अंग है, इन सभी अंगों का ध्यान में रखने से ही या इन सभी अंगों का सुव्यवस्थित पालन करने से ही हम एक अच्छी समूह चर्चा संपन्न करवा सकते हैं। और अब हम अंतिम विषय पर आते हैं। अंतिम विषय है समूह चर्चा के लाभ। क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, क्योंकि किसी भी कार्य के पीछे लाभ देखना बहुत जरूरी होता है। समूह चर्चा के कुछ विशिष्ट लाभ बताए जाते हैं। इसमें से पहला लाभ माना जाता है व्यक्तित्व कौशल का विकास। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनेक प्रकार के कौशल जीवन में आवश्यक होते हैं। उसमें एक होता है व्यक्तित्व कौशल, अर्थात अपनी पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व विकसित करना। और समूह चर्चा के माध्यम से प्रत्येक समूह में जो सदस्य है उसे अपनी बात रखने का, अपनी बात बोलने का मौका मिल जाता है। ऐसी परिस्थिति में वह अपनी बात को व्यवस्थित रूप से कैसे व्यक्त करता है, किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व का विकास करवा सकता है, ये बातें समूह चर्चा के माध्यम से उस छात्र के लिए लाभकारी होती है और वह अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकता है। समूह चर्चा का दूसरा लाभ है पारस्परिक कौशल का विकास। अब जैसा कि हमने शुरुआत से देखा कि समूह में एक साथ अनेक लोग काम करते हैं, ऐसी परिस्थिति में पारस्परिक आदान प्रदान उनके बीच होता है और ये पारस्परिक आदान प्रदान बहुत जरूरी है। एक दूसरे की समस्याओं को समझना, एक दूसरे की सहायता करना, ये ऐसी चीजें हैं जो पारस्परिक कौशल के माध्यम से ही विकसित हो सकती है। आज हम आइसोलेट होते जा रहे हैं, आज हम एकात्म बनते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये पारस्परिक आदान प्रदान कम होती जा रही है। तो वह आदान प्रदान अगर छात्रों में निर्माण करनी है तो इसके लिए समूह चर्चा एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन बन सकता है, जिसके माध्यम से छात्रों में पारस्परिक आदान प्रदान का कौशल्य या पारस्परिक एक दूसरे की सहायता करने का जो कौशल्य है वह निर्माण हो सकता है। तीसरा है नेतृत्व कौशल। अपने समूह का नेता बनना और अपने समूह को आगे ले जाने का कौशल, ये भी समूह चर्चा के माध्यम से विकसित होने वाला एक महत्वपूर्ण कौशल है। चौथा है विश्लेषणात्मक और तार्किक कौशल का विकास, क्योंकि प्रत्येक विषय को स्पष्ट करने के लिए, प्रत्येक बात को स्पष्ट करने के लिए एक तार्किक क्षमता चाहिए। जब हम कोई मुद्दा रखते हैं, जब हम चर्चा में किसी बात को व्यक्त करते हैं तो उसके पीछे अपनी बात को समझाने के लिए हमें कुछ तर्क देने पड़ते हैं, हमें कुछ उसका विश्लेषण करना पड़ता है। तो ये कौशल भी समूह चर्चा के माध्यम से छात्रों में विकसित हो सकता है। अगला है भाषा कौशल। अब जो बात हमें व्यक्त करनी है या जो बात हम दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं वो भाषा के माध्यम से। अब सभी भाषा में प्रवीण या पारंगत प्रतिभा संपन्न होंगे ही, ऐसा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमें अपनी बात को व्यक्त करने के लिए भाषिक कौशल को सीखना पड़ता है। संवाद कौशल, वाचन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, ऐसे अनेक भाषिक कौशल होते हैं। ये भी हम समूह चर्चा के माध्यम से आत्मसात कर सकते हैं और उसका लाभ
छात्र को हो सकता है। अगला है आत्मविश्वास का विकास। अब समूह चर्चा में जब छात्र सारी तैयारी करता है, सारी जानकारी प्राप्त करता है और उस माध्यम से अपनी कोई बात व्यवस्थित रूप से व्यक्त करता है तो अपने आप छात्र में काम के प्रति एक आत्मविश्वास होता है और यही आत्मविश्वास सबसे सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए समूह चर्चा में आत्मविश्वास का विकास भी बहुत जरूरी है। और अंतिम है विषय के गुण दोषों की जानकारी। अब प्रत्येक विषय के अंतर्गत कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन से दोष, जब हम चर्चा करते हैं, चर्चा के बाद इस बात की फिर से चर्चा होनी चाहिए कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, ताकि जो सही किया वह भी छात्रों के समझ में आता है और जो दोष या त्रुटियां रह गई है, जो गलतियां रह गई है, वह भी समझ में आती है। इससे भी अपने दोष आगे जाकर हम ठीक करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व कौशल का विकास, पारस्परिक कौशल का विकास, नेतृत्व कौशल का विकास, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक कौशल का विकास, भाषा कौशल का विकास, आत्मविश्वास का विकास और विषय के गुण दोषों की जानकारी आदि अनेक लाभ किसी भी समूह चर्चा के माध्यम से मिल सकते हैं और छात्रों के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से समूह चर्चा ये टॉपिक है। आशा है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।